जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ताहिर गोरा जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके बताया है कि कैसे इमरान खान ने पूरे मुल्क को बेच दिया एक तरीके से, कहीं न कहीं। क्योंकि ये पहले बोलता था मैं आईएमएफ के कदमों में नहीं जाऊंगा, अगर गया तो मैं खुद खुशी कर लूंगा, जबकि इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये निकल रहा है कि ये आईएमएफ के कदमों में ना जाके पाकिस्तान की आवाम का कत्ल कर रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये अपनी बात पे अड़ा है और दूसरी तरफ पाक आवाम का जो खून चूस रहा है इमरान खान, उसका मतलब बहुत ही दूरगामी परिणाम आने वाले हैं जो पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे। और दूसरा, जो इनकी पाक आर्मी आज के दिन पाक में मॉल, सिनेमा घर और मैरिज हॉल्स बना के जो नया व्यापार शुरू किया इन्होंने, उस व्यापार से कहीं न कहीं लोगों की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी और काम था, जो जिन लोगों का ये धंधे थे, उन लोगों को इन्होंने बिल्कुल बैकवर्ड ला दिया। उन लोगों के भी काम धंधे ठप कर दिए हैं कहीं न कहीं पाक आर्मी ने पाकिस्तान की मार्केट पे कब्जा करके, क्योंकि इनकी दादागिरी तो वैसे भी चलती रहती है। तो दोस्तों देखिए ताहिर गोरा जी और आरजू काजमी की ये लेटेस्ट एनालिसिस और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों शुरू करते हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से लोन लिया गया है और किन शर्तों पे लिया गया है। क्या देख रहे हैं आप इसमें, आगे क्या परेशानी आ सकती है, कौन सी नई मुश्किल खड़ी हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ये लोन भी नहीं है। लोन वो होता है जो आप अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रकम इनफैक्ट सिर्फ पार्किंग के लिए है कि आप अपने बैंक में पार्क कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उस पर भी हैफ्टी इंटरेस्ट है एक इस्लामी बरादर मुल्क का दूसरे इस्लामी मुल्क के लिए। और शराइत बहुत सख्त हैं, जैसा आपने शुरू में कहा कि अगर सऊदी अरब को कोई बात पसंद ना आए, जैसा कि ओआईसी के सिलसिला में जब लास्ट टाइम शाह महमूद कुरैशी ने बयान दे दिया था कि जी कश्मीर पर ओआईसी बोलती नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पर सऊदी बहुत नाराज हुए थे, तो उन्होंने पैसा वापस मांग लिया था। और तब भी कोई काफ़ी बड़ा उस वक्त भी अब मैं लोन भी नहीं कह सकता, बल्कि इसका जो उर्दू का वर्ड है वो शायद बराबर बैठेगा, वो है उधार। ये इस तरह का उधार है कि भाई हम आपको तेल उधार पे देंगे, और जाहिर है उस पर भी सऊदियों ने अपनी प्राइस लगानी थी, और फिर कहा कि पार्क के लिए तब भी कहा था पैसे देंगे, दिए और फिर वापस मांग लिए। तो काफी पाकिस्तान के लिए मसला हो गया था जब $1 बिलियन उन्होंने चीन से लेके वापस किया था। तो अब तो चीन से भी लेके वापस करने के काबिल नहीं है पाकिस्तान की हुकूमतें। तो इस सारी सूरत हाल में जब सऊदी ये कहता है कि अगर हमें आपकी कोई बात, कोई स्टेटमेंट पसंद ना आई, हम आपसे नाराज हुए, तो शाह मोहम्मद बिन सलमान कह देंगे या उनकी सरकार कह देगी कि पैसे वापस करो, 72 घंटे के अंदर आपको वापस करने होंगे, और अगर आप वो पैसे वापस ना कर पाए तो सऊदी कानून लगेगा, और जो भी प्रॉपर्टी, जिस पे भी पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी पे कब्जा हो सकता हुआ सऊदी सरकार का, वो कब्जा भी कर सकते हैं, जैसे एम्बेसीज होती हैं या पाकिस्तान की जो भी प्रॉपर्टी हैं। तो मतलब ये काफ़ी एक अलार्मिंग, और मैं तो कहूँगा कि शर्मनाक सूरत हाल है कौम के लिए। बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है बदकिस्मती से कि इस मुकाम पर रियासत पहुँच चुकी है कि एक बरादर इस्लामी मुल्क आप पर इस तरह की शराइत लगाए। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, कसूरवार जो है हमारी हुकूमतें, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने कौम को और मुल्क को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। यानी कि एक बरादर इस्लामी मुल्क आपसे हैफ्टी इंटरेस्ट की बात करता है और कहता है कि हम अपनी मन मर्जी की शराइत आप पर लागू करेंगे। ये तो गालिबन हम चीन के बारे में परेशान थे कि चीन इस तरह की शराइत लगाता है, लेकिन उस पर भी कभी पाकिस्तान की किसी सरकार को हिम्मत नहीं हुई कि चीन की उन शराइत पर भी बोल सकें। तो सऊदी शराइत पर भी नहीं बोल सकेंगे, जैसा कि आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि इस पर भी जो पता नहीं ये कर्जा है, मतलब लोन है, मेरी तो ये बात समझ से बाहर है। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो डेट्स लेवल हैं उनको सिर्फ पूरा करने के लिए ये ऐसी
पार्किंग की हुई रकम है जिससे आप कुछ नहीं कर सकते, और उस पर भी मुबारकें दी जा रही हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर मुबारकबादें दे रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की सरकारों के लिए यही अचीवमेंट रह गई है कि जी IMF कर्जा दे दे 6% पे, चाइना गिरवी रख ले सब कुछ, और वो तो लगता है अब गिरवी रखने को भी तैयार नहीं है चाइनीज तो या सऊदी कहीं जी पार्किंग के लिए पैसे ले लें, खबरदार खर्च नहीं करेंगे, 3.5% या वॉट एवर इस पे इंटरेस्ट देंगे, और खबरदार आपने हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो जब इस मुकाम पे पहुंच चुकी है रियासत, उसके बाद मुबारकबादें देना क्यों बनती हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। जबकि ये वही इमरान खान है सर जो कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, कहीं से लोन नहीं मांगूंगा या कर्जा नहीं मांगूंगा। मगर साथ साथ सर हम देखते हैं कि कोई शर्म है ना, इन लोगों को कोई गैरत आ रही है और ये मुल्क को जो है तबाह करते चले जा रहे हैं, और इल्जाम सारा किसी और कंट्री पे लगा देंगे, कभी दूसरी किसी पार्टी पे लगा देंगे जो जा चुकी है, अपनी गलतियां नहीं देख रहे। सर इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें कि जो कोरोना पैकेज में से जो पैसे गायब हुए हैं 40 बिलियन, और इनके जो फौजी ही जाहिर है हर जगह हमारे यहाँ तो फौजी ही लगे होते हैं हेड जो हैं, तो उनका कहना है कि जी मैं तो 25 लाख एक पेशेंट के ऊपर खर्च किए उन्होंने, और 120 बिलियन में से 40 बिलियन जो है वो गायब है और कोई हिसाब किताब नहीं है। IMF इनसे जवाब मांग रहा है, अब ये क्या करेंगे? देखिए जी, IMF तो इनसे बहुत सारी बातों के जवाब मांग रहा है। ये किस किस बात का जवाब IMF को देंगे या पाकिस्तान की आवाम को देंगे? अभी IMF ने जो शराइत इतनी कड़ी रखी हैं, एक तो ये कहा जी कि जो आर्मी के पैसे हैं वो भी स्टेट बैंक में हों, आर्मी के असासे जो हैं वो भी डिस्क्लोज हों। फिर उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक भी जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट ये भी कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो IMF के मुकम्मल कंट्रोल में हो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते, आपकी किसी बात पे हम ट्रस्ट नहीं करते। इकॉनमी की इतनी बदतर सूरत हाल पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की रियासत ने आज से पहले नहीं देखी। बहुत बुरे बुरे हालात आए हैं। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कमेंटेटर मैं देख रहा हूँ कोई 40 साल से बहुत बुरे बुरे हालात आए हैं पाकिस्तान की तारीख में इकोनॉमिक डिजास्टर के, मगर अब लगता है कि जैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हो गए हैं। और आपने अभी इमरान खान का जिक्र किया कि इन्होंने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा कि अगर इस तरह के हालात हुए। मैं ये तो मशवरा नहीं दूंगा कि वजीर आजम को कि आप खुदकुशी करें, चूंकि इस्लाम में हराम है और इस्लाम के बहुत बड़े ये पैरोकार हैं, लेकिन इन्होंने कौम को और रियासत को खुदकुशी के मुकाम पर नहीं बल्कि कत्ल कर देने के मुकाम पर पहुंचा दिया है। अपने हाथों से जो कहते हैं ना उस मुर्दे को ताबूत में ये मेल कर रहे हैं, और उसके बाद इतनी ढिठाई के साथ अपनी जो है ना पाकीज़गी के ये दावे करते हैं। अभी आपने 40 बिलियन रुपीस की बात की जो खुर्द-बुर्द हो गए, किसी को पता नहीं चला। इनके अपने तजिया निगार, इनको लाने वाले अब ये कह रहे हैं कि इतनी खौफनाक और घटिया नौयत की जो करप्शन है पाकिस्तान में, इससे पहले नहीं देखी। अभी भी मैं जब कभी इमरान खान की तकरीर सुनता हूँ, हर रोज ये अभी भी वो अपने इलेक्शन, पुराने इलेक्शन की कैंपेन के जी हम करप्शन का खात्मा करेंगे, अभी भी उस पर बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये खड़े होते हैं। और मुझे तो ये हैरत है कि अगला इलेक्शन भी क्या उसी झूठे वादे पे ये लड़ेंगे जो अब आने वाला इलेक्शन है, क्योंकि अब तो अवाम को पता चल चुका है कि 3.5 साल में इन्होंने क्या किया। 3.5 साल पहले इलेक्शन से तो किसी को मतलब पता नहीं था कि इनके वादों के हवाले से। तो मुझे तो हैरत है कि अगर अभी भी अवाम इन पर भरोसा करते हैं, अवाम के वो अफराद, वो परसेंटेज, तो मैं तो उनकी बेचारगी पे ही दुख का इजहार कर सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। सर पब्लिक तो शायद आप किसी पे भी भरोसा नहीं करती। एक जो तासुर बना के रखा हुआ था आर्मी ने अपना, और कहा जाता था कि जी भाई आर्मी के ऊपर लोगों को बड़ा भरोसा है, वो भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आजकल अदालत भी जो है बार बार कह रही है कि जो इन्होंने कराची में जमीन दी गई थी डिफेंस के लोगों, डिफेंस के लिए, तो उस पे शादी हॉल बन गए हैं,
وہاں پہ طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, دکانیں بن گئی ہیں, مالز بن گئے. تو اس کے اوپر بھی کئی دنوں سے جو ہے نیوز میں یہ خبر چل رہی ہے, اور اس کا مطلب ہے اگر عدالت بات کر رہی ہے, عام آدمی بھی سن رہا ہے. تو کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آرمی کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالے گی؟ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ان کی بھی جو ایسٹس ہیں وہ بتائے جائیں, تو کیا یہ بتائیں گے عاصم سلیم باجوہ اور سب لوگ جتنے بیٹھے ہوئے؟ دیکھیے کب تک چیزیں چھپاتے رہیں گے؟ آپ مطلب نہیں بتاتے, جو ارباب اختیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ دنیا کو نہیں بتاتے. تو پاکستان کو جو اب مزید قرضے چاہیے, اگرچہ مزید قرضے لے کر قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جانے والی بات ہے نا, تو مزید قرضے لے کر آپ کب تک چل پائیں گے؟ اور اب تک مزید قرضے بھی لینا ممکن نظر نہیں آتا ہے. آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو مزید قرضے بھی نہیں دے سکتے جب تک آپ اپنا بھانڈا نہیں ہمارے سامنے پھوڑتے. سیدھی سی بات ہے. تو اس نہج تک یہ حالات آ چکے ہیں. آپ اگر دیکھ لیجئے تمام اخبارات میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو تب کتنے بین الاقوامی قرضے پاکستان کے ذریعے واجب الادا تھے, اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت میں, اور اب کے جو نمبرز ہیں وہ کوئی سٹیگرنگ نمبر ہیں, مطلب کوئی 2 سے 3 گنا زیادہ کے نمبر ہیں. اور عمران خان کا یہ کہنا کہ جناب نہیں وہ ہم پچھلی سرکاروں کے لیے ہوئے قرضوں کے سود ادا کر رہے ہیں, تو بھائی یہ بتا دیں کہ ان کی اپنی سرکار نے جو 37-38 ماہ میں قرضے لیے ہیں ان کا جو سود بنتا ہے, اس سود کی ریشو کو پچھلی سرکاروں کے لیے ہوئے قرضوں کی سود کی ریشو سے آپ موازنہ کریں گے تو ان کے اپنے لیے ہوئے قرضے 2 سے 3 گنا زیادہ ہیں. اچھا, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ قرضے لے رہے ہیں تو اس سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ان کے لیے ہوئے قرضوں سے تو کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی. جیسے آصف زرداری کی گورنمنٹ میں یا ایون نواز شریف کی گورنمنٹ میں وہ دودھ کی دھلی ہوئی گورنمنٹیں ہرگز نہیں تھی, وہ میں سمجھتا ہوں, لیکن ان کی گورنمنٹوں کے زمانے میں کچھ نہ کچھ پروجیکٹس چلتے رہتے تھے. جیسے بجلی کے پروجیکٹس چلے آصف زرداری کی گورنمنٹ میں بھی, اور یا نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی موٹر وے بنے, ہائی ویز بنے, انڈسٹریز کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھی. اب تو ہر چیز بند پڑی ہوئی ہے, حتیٰ کہ سی پیک ہو گیا ہوا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ بھئی ہمیں وہ $40 بلین کا بھی $40 بلین روپیز کا بھی حساب دیں, جو یہ پینڈیمک کے ہیر پھیر میں جس کی ہیرا پھیری ہو گئی. تو اب اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ مطلب لگتا نہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی بیل آؤٹ ہے. اب تو بالکل ہی ڈیڈ اینڈ پہ جیسے پہنچے ہوئے. بالکل اب کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا جس کے اوپر انگلی نہ اٹھی ہو. لیکن سر ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ سی او بنائے گئے ہیں ٹویٹر کے, ایک انڈین نیشنل ہے وہاں پہ, اور اب ہوگا یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے, جو پاکستانی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی گڑبڑ ہوگی ٹویٹر میں, کسی کا اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, تو سارا الزام جو ہے وہ اب کہا جائے گا کہ جی انڈیا کروا رہا ہے. تو انڈیا نے تو جو کئی لوگوں نے پکچرز شیئر بھی کی ہیں, بہت سے ان کے یہاں کیسے لوگ ہیں جو چاہے گوگل ہو چاہے آپ اس کو ٹویٹر کہہ لیں, کئی جگہ پہ ان کے لوگ جو ہیں وہ سی اوز بنے ہوئے ہیں, جبکہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی نام نہیں ہے, ایسی کوئی پکچر نہیں جو ہم شیئر کر پائیں. یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان پھر آپ کے حساب سے, کہ نہ ہمارے پاس ایک بھی سنگل فیس نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی آپ نے ذکر کیا ٹویٹر کے جو سی او ینگ چیپ بنے ہیں مسٹر پراگ اگروال, تو وہ تو مطلب زیادہ تر امریکہ کے گرومڈ ہیں, سمجھدار ہیں, بلکہ ان کی ایک پرانی ٹویٹ کو بھی زیر بحث بنایا گیا جس میں وہ بات کرتے ہیں جی کہ جو انہوں نے کوٹ کیا تھا کسی کے شو کو, اور اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ نہ تو سارے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے جو وائٹ ہوتے ہیں وہ وائٹ سپریمیسسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ان کا یہ کہنا کہ وائٹ کے ایکسٹریمسٹ یا وائٹ سپریمیسسٹ وہ جو کہتے ہیں, تو وہ اس سے تو ان کے خیالات کا, اگروال صاحب کے خیالات کا تو پتہ چلا وہ بڑے بیلنس آتے ہیں.